अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये है बेटा हमारा आज का 11th लेक्चर है। ठीक है, कल हमारा 10th था। कल हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा 9th लेक्चर था, 10th भी था। हमने कल जो था 10th लेक्चर उसमें हमने कवर कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें मैंने क्वेश्चन 2 पूछे थे, तो मुझे कुछ बच्चियों ने तो खैर आंसर किया और सही आंसर किया ना, बाकी क्लास तो सो ही रही थी। आंसर्स कहाँ हैं बेटा? तो अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसमें है हम पढ़ेंगे डिटेल में, हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट एंजन। कार्नोट एंजन स्टार्ट करने से पहले ये है कि जो सेकेंड ईयर साइंस की मेरे पास अटेंडेंस है, ठीक है, वो मैं अब पिछले वीक की, ठीक है ना, जो अब तक की जो अटेंडेंस है वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें देख लेना, उसमें वो सारी बच्चियों के नाम हैं जो कि टाइम पे क्लास ले रही हैं, वो भी, जो लेट ले रही हैं वो भी, जो बिल्कुल ही नहीं ले रही वो भी। ठीक है, तो वो 1-2 दिन में मैं शो कर दूंगी, और जो क्लास नहीं ले रहे वो तो एब्सेंट हैं ही हैं, और जो लेट ले रहे हैं वो भी ज़ाहिर है एब्सेंट ही कंसीडर हो रहे हैं मेरे पास। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में है हमारे पास, ठीक है, ये है लेक्चर 11 कार्नोट एंजन हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कार्नोट एंजन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एंजन, और असाइनमेंट भी एक लास्ट में गिवन है। वो असाइनमेंट जो है उसको तुम लोगों को क्या करना है, मुझे हैंड रिटन चाहिए, लिखोगे, लिखे उसकी पिक्स लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो, और गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है उनके आंसर्स लिख के ना। वो रीज़न्स हैं कुछ, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चंस हैं, और वो सारा मैं समझा चुकी हूँ। ज़रा सा दिमाग पे जोर दोगे, लेक्चर खोलोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसको ऐसा करना कि एक पैराग्राफ में लिखना, या फिर पॉइंट्स में 1, 2, 3 करके भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और हर क्वेश्चन की जो नंबर है वो है 4 मार्क्स का है। अच्छा, कार्नोट एंजन हमने कल भी थोड़ा सा देखा था, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि कार्नोट एंजन क्या होता है, कि एक आइडियल इंजन है, ठीक है, और जो क्या होता है, हीट लॉसेस नहीं होते, फ्री फ्रॉम क्या होता है, हीट लॉसेस, जिसमें लॉसेस नहीं होते। और दूसरा क्या है कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, 100% होती है। अच्छा, इसमें हम क्या सपोज कर रहे होते हैं, कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे हम, ठीक है, जैसे हॉट बॉडी या हीट रेजरवायर क्या होता है, सोर्स ऑफ हीट। फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं सिंक। सिंक क्या होता है कि जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही होती है, हीट जब लॉस होती है, जैसे पानी का भरा हुआ गिलास अगर कमरे में रख दें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पानी का भरा हुआ गिलास जिस टेम्परेचर जो शुरू में होगा वो क्या होगा, 5-10 मिनट में वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चला जाएगा। रूम टेम्परेचर अगर 35 है तो 35 पे ही आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि उसकी हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही होती है, ग्लास से जहाँ वो रखा हुआ है, कमरे में रखा है, हॉल में रखा है, जहाँ रखा है, वो सराउंडिंग क्या होती है उस वक्त सिंक का काम कर रही होती है, जहाँ पे हीट जो होती है, ठीक है, वो रिलीज़ कर रहा होता है। अच्छा, कार्नोट एंजन के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे कि इसमें हम सपोज़ क्या करेंगे, जिस तरह से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही थी बिल्कुल इसी तरह से हम क्या सपोज़ करेंगे, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्स और पिस्टन क्या हैं, इंसुलेटर हैं, और इंसुलेटर होने के साथ साथ जो पिस्टन है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल है। और जो सिलेंडर हमारे पास है उसका जो बेस है वो कंडक्टर है, बेस के थ्रू होगा क्या, हीट एंटर होगी सिलेंडर में, और बेस के थ्रू ही क्या होगी, हीट बाहर आ रही होगी। ठीक है, ये जो अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, सेम हम क्या करेंगे, वही चीज़ अप्लाई करने हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे क्या है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल मैंने कल भी बताया था कि कार्नोट साइकिल क्या होता है कि इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है डायबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होता है डायबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, 4 प्रोसेसेस थे। अच्छा, कल भी मैंने बताया था कि जब एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है तो हम क्या करते हैं, पिस्टन पे जो लोड या प्रेशर होता है, ठीक है, उसको रिलीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। जब भी एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो उसमें क्या करेंगे कि पिस्टन पे जो प्रेशर होगा उसको कम कर देंगे और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर को कम करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज़ होता है। ओके, ये तो एक्सपेंशन के लिए होगा। अगर प्रोसेस होगा कंप्रेशन का, तो कंप्रेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं। तो गैस को कंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि पिस्टन पे जो लोड या प्रेशर होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लोड या प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ें मैंने कल भी बताई थी। फिर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ दो प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हीट ना तो सिस्टम में एंटर होगी और ना ही सिस्टम से बाहर जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, एक्सपेंशन, कंप्रेशन क्या है, ये चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, कल भी मैंने बताई थी, आज भी हमने थोड़ा सा देख लिया। अब क्या है कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं एक्सपेंशन के, और दो ही प्रोसेस होते हैं इसमें कौन से, कंप्रेशन के। अच्छा, पहले क्या है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ही का प्रोसेस है, एक दफ़ा कैसे करते हैं आइसोथर्मल, और एक दफ़ा कैसे करते हैं इसको एडियाबेटिक। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हम इसमें देखते हैं कि जो सिलेंडर हमारे पास है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है ना, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो सिलेंडर को कहाँ रखेंगे, हीट रेजरवायर। हीट रेजरवायर क्या है, सोर्स ऑफ हीट। और अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो फिर क्या करेंगे कि सिलेंडर को कहाँ रखेंगे, इंसुलेटर पे। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है आइसोथर्मल, ठीक है ना, ये हो गया एक्सपेंशन और डायबिटिक एक्सपेंशन। ठीक है, फिर हमारे पास अगले दो प्रोसेस आ जाएंगे, वो उसमें गैस को हम करेंगे कंप्रेस। इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करनी है वो क्या है, याद रखनी है। ठीक है ना, कि किस स्टेज पे सिलेंडर को हम कहाँ रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई थी उसको भी जहन में रखना है कि एक्सपेंशन है तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो फिर दोबारा से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, फिर ये चीज़ हम देखनी है, फिर हमें ये भी देखना है कि आइसोथर्मल है तो हमें क्या करना चाहिए, डायबिटिक है तो क्या हो रहा होगा। ये चीज़ें हमने कल डिटेल में पढ़ी थी, वो चीज़ें जहन में होनी चाहिए। और कल मैंने कहा भी था कि जो ये कल वाला लेक्चर था उसको अच्छी तरह से सुनना, उसको लिखना और जहन में रखना। आज का लेक्चर तुम्हें अगर कल तुमने गौर से सुना था और तुम्हें याद है तो फ़ौरन क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैंने कल कही थी कि जब मैं पढ़ा रही होंगी तो तुम्हें मुझे बताना है कि कहने को तो डेफिनेशन में क्या है कि ये कार्नोट इंजन क्या है, आइडियल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% है, उसमें हीट लॉसेस नहीं होते। लेकिन जब इसकी हम थ्योरी करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिलेगा, वो जगह मिलेंगी जहाँ से हीट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ से हीट लॉस हो रहा होगा हमें वो पॉइंट देखना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे हीट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अगर गौर से सुनोगे, गौर से सुनना है, वो पॉइंट में खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, और पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इट मींस आइसोथर्मल है तो यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आइसोथर्मल मींस ही क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट। टेम्परेचर होता ही कांस्टेंट है उसमें। फिर क्या है, एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक्सपेंशन है तो पहला स्टेप क्या है कि इस स्टेज पे क्या करते हैं कि सिलेंडर को कहाँ रखते हैं, हीट रेजरवायर पे। हीट रेजरवायर क्या है, सोर्स ऑफ हीट। और इनिशियली हम क्या सपोज कर रहे हैं कि इनिशियली जो सिलेंडर है उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। ये जो डायग्राम बनी है उसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, 1A जहाँ लिखा हुआ है, AB जहाँ लिखा है, ये फर्स्ट स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं बोल भी रही हूँ, ये है P1, V1, T1। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एक्सपेंशन का प्रोसेस है तो प्रेशर को कम करेंगे। इनिशियल प्रेशर है P1, फिर प्रेशर को हम कम करेंगे तो प्रेशर P1 से क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। जैसे ही हम प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो सिस्टम में क्या है कि सिलेंडर में क्या है, गैस है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रेशर कम करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब प्रेशर को रिलीज करेंगे, रिलीज मीन्स डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे ही पिस्टन के ऊपर जो लोड है या प्रेशर है वो कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने कल भी देखा था।
ठीक है। लेकिन इस स्टेप में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या किया है कि सिलेंडर को कहाँ रखा है, हीट रेजरवायर पे। तो हीट रेजरवायर से इसको अमाउंट ऑफ हीट तो मिल रहा है, हीट रेजरवायर क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। जब सिस्टम को हीट मिलेगी तो दोबारा से क्या होगा, टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर था वहां पे मेंटेन हो जाएगा, वहां पे जाके ये सेट हो जाएगा। इनिशियली मैंने कहा कि P1, V1 और T1 टेम्परेचर सपोज मैंने कहा इनिशियल था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब प्रेशर को कम करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो मैंने कहा जो इनिशियल टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे कम होकर टेम्परेचर हो जाता है सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री पे चला गया। अब क्या है कि हीट रेजरवायर पे सिलेंडर को रखा है, तो हीट रेजरवायर से इसको हीट मिलेगी और वो जो 35 वाला टेम्परेचर है वो दोबारा जाके 50 पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हीट रेजरवायर पे रखने का इसको मकसद ही क्या था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो इसको हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए ये हीट रेजरवायर पे था, और हीट रेजरवायर से इसको हीट मिलेगी, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो वापस इनिशियल स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेट जो हमारे पास आ जाएगी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, P2, V2 और T1। प्रेशर P1 से चेंज होके P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 से चेंज होके V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 था इनिशियल, फाइनल भी क्या रहेगा, T1 ही रहेगा, ठीक है। अब फर्क कैसे आ रहा है कि प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर फाइनल प्रेशर कम होगा, इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा। वॉल्यूम की बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम क्या था, कम था, और फाइनल ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल है ये प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ओके, मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। अच्छा, एक दफा मैं पढ़ भी देती हूँ। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है, कंसीडर आ कार्नोट इंजन, लेट द वर्किंग सब्सटेंस BEB एट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। लेट द हीट इंजन बी प्लेस्ड ऑन अ हीट रेजरवायर एट टेम्परेचर T1. If the gas is allowed to expand by decreasing load on the piston, some amount of heat Q1 is absorbed by the gas via the base of the cylinder, keeping temperature constant. However, the gas does work on the piston. The volume increases but pressure decreases. The state P1, V1, T1 changes to P2, V2, T2 with the absorption of heat plus Q1, ठीक है। ये जो लिखा हुआ तो वो मैंने पढ़ा, ठीक है। डायग्राम में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट जो डायग्राम है ये लिखा है रेजरवायर, फिर इनिशियल स्टेट है P1, V1, T1 और फाइनल स्टेट है P2, V2, T1। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर है डायबेटिक एक्सपेंशन। पहले क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, ठीक है। प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब फिर से एक्सपेंशन का प्रोसेस है तो इसका मतलब है फिर से प्रेशर को कम करेंगे, लेकिन अब डायबेटिक एक्सपेंशन है। फर्स्ट स्टेप में सिलेंडर को कहाँ रखा था, हीट रेजरवायर पे। अब है या डायबेटिक एक्सपेंशन, तो अब जो है सिलेंडर को रखेंगे इंसुलेटर पे, ठीक है, क्योंकि ये डायबेटिक एक्सपेंशन है। तो अब रखेंगे सिलेंडर को इंसुलेटर पे। जब इंसुलेटर पे रखेंगे तो इसमें जो गैस है वो पहले से गर्म गैस है, ठीक है। जब इंसुलेटर पे रखेंगे तो अब सिस्टम में ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना ही बाहर आ सकती है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? कि हमने कल भी डिटेल में देखा था कि डायबिटिक है क्या। अच्छा, इसको एक दफा मैं पढ़ भी रही हूँ। लिखा हुआ है, इफ द इंजन इज प्लेस्ड on an insulator then no heat can enter or leave the system. Suppose the gas is allowed to expand till the volume increases from V2 to V3. The kinetic energy of the molecules decreases and work is done at the cost of internal energy. Thus temperature falls to T1 to T2 and pressure decreases from P2 to P3. The change in state thus from P2 V2 T1 to P3 V3 T2. ठीक है, ये तो जो लिखा हुआ है इसको मैंने पढ़ा, मैं समझाने जा रही हूँ।
ठीक है। अब अडायबेटिक था, इस वजह से सिलेंडर को रखेंगे कहाँ पे, इंसुलेटर पे। एक्सपेंशन का प्रोसेस है ये डायबिटिक एक्सपेंशन, इंसुलेटर पे रखेंगे। एक्सपेंशन का मतलब गैस को और फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या करेंगे, पिस्टन पे जो प्रेशर था उसको और कम कर देंगे, ठीक है। जो पिस्टन पे प्रेशर था या जो लोड था उसको और ज्यादा, ठीक है, लोड को और ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। जब लोड को डिक्रीज करेंगे तो फिर से दोबारा से क्या होगा कि गैस की जो मॉलिक्यूल है वो तो ऑलरेडी क्या कर रहे होंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे किस पे, पिस्टन पे। तो पिस्टन पे जो लोड था उसको कम किया तो क्या है कि उसका वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। पहले वॉल्यूम क्या था, V2 था, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेप में इनिशियल स्टेट क्या थी, P1 V1 T1। फर्स्ट स्टेप की आइसोथर्मल एक्सपेंशन की फाइनल स्टेट थी P2 V2 T1। अच्छा, जो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की फाइनल स्टेट थी वो डायबिटिक एक्सपेंशन की हो जाएगी इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप की फाइनल स्टेट थी, फाइनल स्टेट वो सेकंड स्टेप की बन जाएगी इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो डायबिटिक एक्सपेंशन की इनिशियल स्टेट है P2 V2 T1। अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो P2 से चेंज होकर प्रेशर हो जाएगा P3 और V2 से चेंज होके वॉल्यूम हो जाएगा V3। लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब इस स्टेट पे डायबिटिक एक्सपेंशन पे सिलेंडर को कहाँ पे रखा हुआ है, इंसुलेटर पे। तो अब सिस्टम को कहीं से हीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अब कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायबिटिक एक्सपेंशन है ना, और सिलेंडर को कहाँ रखा है, इंसुलेटर पे, तो इसको हीट तो कहीं से मिलेगी नहीं। जब प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि इसका जो प्रेशर है P2 से चेंज होके P3 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 से चेंज होके V3 हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से चेंज होके T2 हो जाएगा। किस तरह से, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। डायबिटिक एक्सपेंशन में सिस्टम क्या करता है, इसमें जो पहले से गर्म गैस होगी ना, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से इसका क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। अब वो डिक्रीज ही रहेगा इसलिए कि सिस्टम को कहीं से हीट मिल नहीं रही और सिलेंडर को कहाँ रखा है, इंसुलेटर पे रखा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये था डायबिटिक एक्सपेंशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें हर दफा देखना है कि सिलेंडर, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो सिलेंडर को रखा है हीट रिजर्वायर पे, अगर डायबिटिक एक्सपेंशन है तो सिलेंडर को रखेंगे इंसुलेटर पे, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या, जो पहले स्टेप की फाइनल स्टेट थी वो सेकंड स्टेज की इनिशियल स्टेट होगी। अब जब हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे तो सेकंड स्टेज की जो फाइनल स्टेट है वो थर्ड प्रोसेस की क्या बन जाएगी, इनिशियल, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास डायबिटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है वो है P3 V3 T2, ठीक है। डायबिटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट मेरे पास आ रही है वो है मेरे पास P3 V3 T2। अब ये P3 V3 T2 जो है मेरे पास जो थर्ड प्रोसेस है उसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल स्टेट, ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या है, अब गैस को थर्ड में भी और फोर्थ प्रोसेस में भी क्या करना है, गैस को अब कंप्रेस करना है। अब ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, इसमें गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड प्रोसेस था उसकी जो फाइनल स्टेट थी P3 V3 T2, वो थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन की क्या बन जाएगी, इनिशियल स्टेट। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन की जो इनिशियल स्टेट है वो है P3 V3 T2, ठीक है। अब क्या है, कंप्रेशन का प्रोसेस है तो गैस को कंप्रेस करेंगे। आइसोथर्मल है तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। कंप्रेशन है तो गैस को करना है कंप्रेस, गैस को कंप्रेस करना है तो इट मींस क्या करेंगे, पिस्टन पे प्रेशर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
और इस स्टेज पे भी आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी गैस जो सिलेंडर है उसको रखेंगे हीट रेजर्वायर पे। कहाँ रखेंगे? हीट रेजर्वायर पे रखेंगे, ठीक है, हीट रेजर्वायर पे रखेंगे जैसे कंडक्टर पे, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब गैस को रखेंगे किस पे? हीट रेजर्वायर, या समझो कंडक्टर के चूल्हे पे रख दिया लेकिन चूल्हे को ऑन नहीं करना, ठीक है, चूल्हे पे रखा लेकिन चूल्हे को ऑन नहीं करना। अच्छा, फर्क क्या होता है कि जब हम किसी इंसुलेटर पे रखते हैं सिस्टम को हीट तो नहीं मिल रही, अगर हमने हीट रेजर्वायर पे रखा लेकिन वहां से हीट मिल नहीं रही। इन दोनों में फर्क होता है कि जब हम किसी सिस्टम को इंसुलेटर पे रखते हैं तो इंसुलेटर ना तो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ना हीट क्या कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हीट रेजर्वायर क्या है, उसको ऑन कर दो तो जाहिर है वो हीट क्या प्रोवाइड करेगा, अगर ऑफ भी होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट रेजर्वायर क्या है? हीट प्रोवाइड भी करता है और हीट को क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। ओके, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो अब गैस को कंप्रेस करेंगे और सिलेंडर को रखेंगे हीट रेजर्वायर पे, लेकिन हीट रेजर्वायर क्या कर रहा है? अब क्या है, सिस्टम को हीट प्रोवाइड नहीं कर रहा। समझो चूल्हे पे रख दिया लेकिन चूल्हा ऑन नहीं किया, ठीक है। और हीट रेजर्वायर क्या होता है? कंडक्टर होता है, वो हीट प्रोवाइड भी करता है और जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो हीट को क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब भी कर सकता है, क्योंकि वो एक कंडक्टर है। अच्छा चलो अब इस पे वापस आते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन का जब प्रोसेस होता है तो क्या करते हैं कि अब रखते हैं हीट इंजन को हीट रेजर्वायर पे और सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है? P3 V3 T2 कंप्रेशन का प्रोसेस है। तो अब क्या करेंगे? पिस्टन पे प्रेशर या लोड को बढ़ा देंगे। जैसे ही लोड को बढ़ाएंगे तो सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सिलेंडर का जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, हमें पता है कि यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मैंने कहा इनिशियल टेम्परेचर था 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। अब जब हमने गैस जो सिलेंडर है उस पर लोड को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर 50 से बढ़ के हो जाएगा 70 डिग्री। टेम्परेचर तो हो गया इंक्रीज, जबकि हम तो कहने क्या बताने जा रहे हैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन की हद तक तो सही था, गैस को कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर जब बढ़ा तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रहना चाहिए था, है ना। अब क्या होगा कि हमें क्या पता है, जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं उसका बेस क्या है? कंडक्टर, है ना, उसका बेस क्या है? कंडक्टिंग बेस है उसका। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसके बेस के थ्रू क्या होगा कि हीट बाहर चली जाएगी। और सिलेंडर को रखा किस पे हुआ है? हीट रेजर्वायर पे, और हीट रेजर्वायर क्या है? कंडक्टर। तो जो हीट सिलेंडर के बेस के थ्रू बाहर आएगी वो हीट रेजर्वायर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि जब हम गैस को प्रेस करेंगे, प्रेस करने से वॉल्यूम कम होगा, हमें प्रेशर बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस स्टेज पे क्या होगा? गैस को कंप्रेस करने से हीट जब बढ़ेगी तो गैस सिलेंडर का जो बेस है उसको थ्रू क्या होगा? हीट बाहर जाएगी। बाहर कहाँ जाएगी? सिलेंडर को रखा हुआ है रेजर्वायर पे, तो रेजर्वायर क्या करेगा? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले इनिशियल टेम्परेचर सपोज अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, गैस को कंप्रेस करने से वो 70 हो रहा है, लेकिन 70 में से 50 माइनस करो तो कितना बचेगा? कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 डिग्री। तो वो जो 20 डिग्री है वो हीट रेजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर दोबारा से 50 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, दोबारा से कहाँ चला जाएगा? 50 डिग्री पे चला जाएगा। तो इस स्टेज पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो P3 से चेंज होकर प्रेशर क्या हो जाएगा? P4, और जो वॉल्यूम है वो V3 से चेंज होके क्या हो जाएगा? V4। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर T2 था इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर भी T2 ही रहेगा। तो फाइनल स्टेट हमारे पास आ जाएगी P4 V4 T3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये तो था आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम करेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक में क्या करेंगे? एडियाबेटिक है तो अब इसको कहाँ रखेंगे? इंसुलेटर पे।
ठीक है ना। डायबेटिक है तो इंसुलेटर पे करेंगे, कंप्रेशन का प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है, गैस को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करना है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है कि डायबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा कि अब सिलेंडर को रखेंगे हम कहाँ पे, इंसुलेटर पे। इंसुलेटर पे रख दिया तो सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती। गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टिंग है, लेकिन उससे हीट जो बाहर इसलिए नहीं जाएगी कि सिलेंडर को रखा तो इंसुलेटर पे हुआ है, इंसुलेटर तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा हीट, है ना, और बाहर भी नहीं निकलने देगा। ये डायबेटिक था इसीलिए इंसुलेटर पे रखा ताकि सिस्टम से हीट बाहर जा ही ना सके। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इंसुलेटर पे रखेंगे हम किसको, सिलेंडर को, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो सिलेंडर है सिलेंडर के पिस्टन पे लोड को इंक्रीज करेंगे। लोड इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर जो है P4 से चेंज होके हो जाएगा P1, वॉल्यूम V4 से चेंज होके हो जाएगा V1, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर T2 से चेंज होके हो जाएगा T1। इस स्टेज पे प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा, जब वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और इस स्टेज पे सिलेंडर को रखा है इंसुलेटर पे तो इंसुलेटर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या कि अब मैंने कहा कि इसकी इनिशियल स्टेज थी P4, V4 और T2। अब अगर ये चेंज हो रहा है तो होना चाहिए था P5, V5 और T2। चलो टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर भी T3 होना चाहिए था ना, जबकि मैंने तो सबके साथ जो है इसकी फाइनल स्टेट है तो मैंने सबके साथ 1 1 लगा दिया, P1, V1, T1। मैंने क्यों लगाया कि कार्नोट इंजन की मैंने क्या बताया था, स्पेशलिटीज क्या क्या हैं। एक तो ये आइडियल इंजन है, हीट लॉसेस नहीं होते, फिर क्या होता है इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। फिर कार्नोट साइकिल जब हम कहते हैं ना, तो कार्नोट साइकिल का मतलब क्या होता है, जिस स्टेज से सिस्टम चला था इनिशियल स्टेज पे वापस आएगा। जैसे पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल तुम लोगों ने जब किया था, उसकी रीडिंग जब नोट कर रहे थे तो 1 साइकिल हम कैसे ले रहे थे कि इनिशियल स्टेज से ये पॉइंट ए से जाएगा बी से वापस ए पे आता है तो साइकिल कंप्लीट होता है। साइकिल का मतलब भी क्या होता है कि जिस पॉइंट से सिस्टम चलता है पूरा घूम फिर के उसे उसी पॉइंट पे वापस आना होता है, तो वो साइकिल कंप्लीट होता है। कार्नोट साइकिल में भी क्या होता है, इनिशियल स्टेज जो होती है ना सिस्टम की, सिस्टम पूरा घूम फिरा उसी इनिशियल स्टेज पे उसे वापस आना होता है। इसीलिए इस चीज को शो करने के लिए कि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस आ रहा है, P, V और T के साथ हम क्या लगाएंगे, 1 1 लगाएंगे, क्योंकि जो इनिशियल था आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसकी इनिशियल स्टेज क्या थी, P1, V1, T1। ठीक है, कार्नोट साइकिल में भी क्या होता है कि जिस पॉइंट से सिस्टम चलता है पूरा घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आता है। ठीक है, तो डायबेटिक कंप्रेशन में क्या करते हैं, गैस को रखते हैं इंसुलेटर पे, प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और कितना इंक्रीज होता है, जो इनिशियल टेम्परेचर था उस पर वापस आ जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हो ना, तुम्हें ये सारा याद करना है, डायग्राम तो अच्छी तरह से याद करनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा कार्नोट इंजन, और ये तुम्हें अच्छी तरह से बेटा पढ़ना है, सुनना है और याद भी करना है। अच्छा, अब इसके बाद आ गया इसकी लास्ट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। किसी भी चीज़ की जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं ना, एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला है, चाहे वो कार्नोट इंजन है या जो भी है, फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी का। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आउटपुट यहाँ क्या है, इनपुट क्या है। आउटपुट क्या होता है कि सिस्टम को हीट सप्लाई की, तो सप्लाइड हीट जो होती है वो क्या होती है, इनपुट। सिस्टम को हम सप्लाई करते हैं तो इनपुट है। हीट की वजह से सिस्टम क्या करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमें वर्क डन मिलता है, तो वर्क डन क्या है, आउटपुट। ठीक है, कार्नोट इंजन के लिए इनपुट क्या है, हीट सप्लाइड, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सप्लाइड हीट, और आउटपुट क्या है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन को किससे शो करते हैं, डेल्टा W से, और जो सप्लाइड हीट होती है, ठीक है, उसको शो करते हैं Q1 से। दो तरह की हीट्स होती हैं, एक होती है रिजेक्टेड हीट, एक होती है एब्जॉर्ब्ड हीट। रिजेक्टेड हीट होती है Q2, एब्जॉर्ब्ड हीट होती है
Q1 एब्जॉर्ब्ड हीट भी इसे कहते हैं, सप्लाइड हीट भी कहते हैं। जो हीट हम सप्लाई कर रहे होते हैं वही सिस्टम क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो हम सिस्टम को हीट देते हैं उसी सिस्टम को वो हीट एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब सप्लाइड हीट कहें या एब्जॉर्ब्ड हीट कहें तो एक ही चीज होती है, क्या होती है, Q1। रिजेक्टेड हीट जो होती है वो होती है Q2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इक्वल्स टू वर्क ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। वर्क ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा, Q1। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के। Q1 क्या है, एब्जॉर्ब्ड हीट, Q2 क्या है, रिजेक्टेड हीट। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम रख देंगे Q1 माइनस Q2। अब माइनस के साइन को हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ये जो है ना Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस आएगा, यहाँ गलती से इक्वल्स टू आ गया है। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस, इसको माइनस कर देना, माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस के साइन को अलग किया। तो अब क्या होगा, पहला वाला जो है Q1 डिवाइडेड बाय Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ कैपिटल E भी लिख सकते हैं। ये साइन यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी का सिंबल है, इसको कहते हैं ईटा। एफिशिएंसी के लिए हम पूरा एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, सिंपल जो है कैपिटल E भी लिख सकते हैं, तो सही है। यहाँ सिंबल यूज किया है ईटा। ठीक है, ईटा अगर ना लिखो तो कैपिटल E हम लिखेंगे तो वो एफिशिएंसी है, एक ही बात है। एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा, इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब क्या है कि सेम फॉर्मूले को, ये तो हीट के लिए, हम टेम्परेचर के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर के लिए लिखेंगे तो Q2 की जगह आ जाएगा T2 और Q1 की जगह आ जाएगा T1। जहां जहां पे Q1 है वहां वहां पे T1 लिखेंगे, जहां जहां पे Q2 है वहां क्या लिखेंगे, T2। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है हीट के लिए। इसको एज इट इज हम टेम्परेचर के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो एफिशिएंसी के लिए हमेशा जब भी किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी हो। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला, हीट की फॉर्म में या फिर किसकी फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, ये कार्नोट साइकिल को शो कर रहा है। कार्नोट ए से बी की तरफ जब हम जाते हैं ना तो ये क्या है, पहला प्रोसेस। ए से जब बी की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये फर्स्ट प्रोसेस को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, प्रेशर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, प्रेशर। तो जब पॉइंट ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉइंट ए से जब बी की तरफ जाएंगे तो ये शो कर रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद पॉइंट बी से सी की तरफ जाएंगे तो ये सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस क्या था, डायबिटिक एक्सपेंशन। ठीक है, डायबिटिक एक्सपेंशन में भी क्या हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो ये जब बी से सी की तरफ जाएंगे तो ये भी कर्व क्या शो कर रहा है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब सी से डी की तरफ जाएंगे, ये थर्ड प्रोसेस है, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, सी से डी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है कि अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो एरो है ना वो शो कर रहा है। फिर डी से जब ए की तरफ जा रहे हैं तो ये है फोर्थ प्रोसेस, कौन सा है, डायबिटिक कंप्रेशन। बी से डी की तरफ जाएंगे तो ये भी क्या शो कर रहा है कि यहाँ इस स्टेज पे भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, समटाइम्स आता है कि जो कार्नोट साइकिल है उसको ग्राफ से आप शो करें, तो ये ग्राफ हम बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद करना है, डायग्राम भी याद करनी है, ये पूरा टॉपिक याद करना है, डायग्राम भी और ये जो मैंने ग्राफ दिया है ये भी याद कौन सा करना है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और ग्राफ भी यहाँ मैंने बता दिया। यहाँ पे कार्नोट इंजन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब है तुम्हारा टेस्ट। टेस्ट मैंने कब दिया था मैं खुद ही भूल गई हूँ। आज मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, मुझे लगता है आज के लिए मैंने तुम लोगों को टेस्ट दिया हुआ था। अच्छा चलो खैर, अब ये है कि अब टेस्ट है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का और कार्नोट एंजन। 3 टॉपिक हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और कार्नोट एंजन। अब इसका टेस्ट हम रख लेते हैं फ्राइडे को। अब तुम्हारा टेस्ट है फ्राइडे को, 2 दिन का मैं टाइम दे रही हूँ। इस 2 दिन में हम क्या करेंगे, रीजंस करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ओके, अब एक है तुम्हारे पास असाइनमेंट। टेस्ट है तुम्हारा फ्राइडे को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कार्नोट एंजन। कार्नोट एंजन का पूरा टॉपिक, कार्नोट एंजन, कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एंजन, ठीक है। ये तुम्हारा टेस्ट है, सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, ठीक है। अब है असाइनमेंट, इसके आंसर्स मुझे चाहिए जो तुम्हें गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाने हैं। मैंने टाइम इसमें सेट नहीं किया, 2 दिन भी ले सकते हो, 3 दिन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सैटरडे तक असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए, सैटरडे तक, सैटरडे लास्ट है, ठीक है। अब इसमें है कि पहला क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि सॉलिड्स को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस हायर देन दैट ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस, ऑल्सो कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट रेशियो, इसको गैमा से शो करते हैं, ठीक है, ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस, गैमा इक्वल्स टू Cp माइनस Cv। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि ये मैं तुम लोग को कल दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सोचना क्या है, ठीक है, मुझे बता देना, चाहे व्हाट्सएप पे बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं उसका तुम्हें रीज़न जो है इसका आंसर दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, जब हम ये कैलकुलेट करने जाएंगे ना स्पेसिफिक हीट रेशो गैमा Cp डिवाइडेड बाय Cv, तो Cp की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5/2R और Cv की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/2R, ठीक है। हम ये रखेंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज रखेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 तुम्हें खुद से करना है, 2 का सोचना और मुझे बताना कि आंसर क्या है। वैसे मैं इसका जो आंसर है और इसका प्रूफ भी दूंगी, ठीक है। तुम लोग कोशिश करना, मैंने कल भी कहा था कि चीज़ों को सोचा करो, कोशिश किया करो, उससे क्या होता है कि तुम्हारा अपना जो है ना लेवल बढ़ेगा, तुम खुद से मतलब ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाओगे। सोचोगो, जब तुम सोचना शुरू करोगे तो तुम्हें आंसर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। कोशिश किया करो, नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है, मैं तो समझा ही दूंगी, लेकिन कोशिश करना मस्ट है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी हमने कोर्स शुरू किया है, स्टूडेंट हो, ठीक है ना, स्टूडेंट हो, इतनी चीज़ें नहीं आती, लेकिन कोशिश ज़रूर करो, थोड़ा बहुत तो कर लो ना। बाकी मैं टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, समझाना है, मैं समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, इसके राइट आंसर्स भी बताऊंगी, ठीक है, इन रिटन भी मैं दूंगी तुम लोग को। लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ खुद से सोचो, थोड़ी सी स्ट्रगल करो। पकी पकाई खीर तुम्हें मिल रही है, नोट सामने बने हुए हो, करते जा रहे हैं ना, तो खुद से भी कोशिश करो ताकि तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो, है ना। मेरा काम है तुम्हें आगे बढ़ाना, तुम लोग आगे बढ़ो। ये आज का लेक्चर था, अच्छी तरह से इसको करना। अब तुम्हारा टेस्ट है फ्राइडे को, हम इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलेंगे। चैप्टर 11 आज कंप्लीट हो गया, लेकिन चैप्टर 11 की प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 दिन हमारे पास हैं, 2 दिन तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि आज क्या है, वेडनेसडे है ना, तो हो वेडनेसडे, थर्सडे, अच्छा टेस्ट में 2 सैटरडे को, फ्राइडे नहीं, सॉरी मैं ट्यूसडे समझ रही थी, आज तो वेडनेसडे है। तुम्हारा टेस्ट है सैटरडे को। अब 2 दिन हमारे पास हैं, ठीक है ना, थर्सडे और फ्राइडे को हम करेंगे प्रॉब्लम्स इसकी, और जो 10 ईयर की प्रॉब्लम्स है वो भी करेंगे। चलो अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छी